नमस्कार। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस शरीर को कैसे बीमार करता है। तो सबसे पहले वायरस के बारे में जान लीजिए। ये मान लो कि एक वायरस है, कोरोना वायरस सिर्फ इसी तरह का होता है। इसमें जो है ये हिस्सा स्पाइक प्रोटीन कहलाती है, ये वाला नीचे वाला हिस्सा, और इसके बीच में जो रेड से हमने बनाया है ये आरएनए कहलाता है। एक्चुअल में ये आरएनए एक कोडिंग मटेरियल्स होता है, जेनेटिक मटेरियल्स। तो यही जो है वायरस का मेन पार्ट होता है। वायरस बाहर जो है वो डेड अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही किसी शरीर से, किसी लिविंग सेल से अटैच करता है वह एक्टिव हो जाता है। यानी डेड अवस्था का मतलब बाहर इनएक्टिव रहता है, हवा में इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे वो किसी शरीर से अटैच होता है वह एक्टिव हो जाता है। और अटैच कहाँ से होता है शरीर से? इस स्पाइक प्रोटीन से। ये जो स्टैंड ये बना हुआ है ये वाला, इसी से वो किसी सेल से अटैच होता है। आरएनए जो है इसका, वो बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये हो गया वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर जैसे देखिए यहाँ लिखा होगा स्पाइक प्रोटीन, यहीं से वायरस जीव शरीर की कोशिकाओं से जुड़ता है। अब हमारी शरीर की कोशिकाएं दो तरह की होती हैं। एक तो इस तरह की होती हैं, बिल्कुल जो है ऐसी गोल रिंग जैसी, ये इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये कोशिका भित्ति अर्धपारगम्य होती है, जिससे खाना, जल या इत्यादि तो जा सकता है, परंतु दवा या वायरस एंट्री नहीं कर पाता। इसीलिए अगर वायरस हमारे हाथ पे, मुंह पे या कहीं और चिपकता है तो वो एंट्री नहीं करता है। लेकिन अगर वो नाक के, मुंह के या आंख के रास्ते शरीर के अंदर वाले भाग में चला जाए तो अंदर वाली कोशिकाएं इस तरह की बनी होती हैं। यानी इसमें कोशिका भित्ति के साथ साथ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ऐसे जैसे यहाँ देखिए, यहाँ रिसेप्टर लगा हुआ है, ये कोशिका है और इसमें ये रिसेप्टर्स सब लगे हैं। 1 2 3 4 ये रिसेप्टर्स हैं, 5 रिसेप्टर्स। एक्चुअल में ये रिसेप्टर्स करते क्या हैं? दवाइयों को एंट्री कराते हैं या किसी और केमिकल्स को एंट्री करा सकते हैं। रिसेप्टर्स जनरली जो है फेफड़े की कोशिकाओं में होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन फेफड़े की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं कि फेफड़े के सेल में वो कैसे एंट्री करेगा। तो ये फेफड़े की कोशिका मान लो एक, और इसमें ये रिसेप्टर्स लगे हैं। अब कोरोना वायरस नाक के थ्रू फेफड़े में जाता है और ये वायरस इस रिसेप्टर्स से चिपक जाता है। अगर ये वायरस यहाँ से चिपके तो यहाँ पे ये कुछ नहीं कर सकता। अगर ये यहाँ से चिपक जाए तो इसका यहाँ से जो आरएनए है वो एंट्री ही नहीं कर सकता। तो यहाँ वो नहीं चिपकता है। कहाँ चिपकता है? इस रिसेप्टर पर चिपकता है। और जैसे ही रिसेप्टर पर चिपकता है, इसकी ये वाली वाल खत्म हो जाती है, और फिर ये जो है ये नीचे देखिए, ये एंट्री करता दिखाया जा रहा है, ये एंट्री कर जाता है। यहाँ लिखा होगा वायरस का आरएनए रिसेप्टर की सहायता से शरीर में प्रवेश करता हुआ, और ये कोशिका रिसेप्टर है जिसकी सहायता से शरीर में दवा इत्यादि प्रवेश करती है। तो जो वायरस होता है वो शरीर के कोशिका में कैसे एंट्री करता है, कैसे प्रवेश करता है? इसी रिसेप्टर्स की सहायता से, ठीक ना। बाहर की कोशिकाओं में अगर ये अटैच होता है वायरस तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये अपने आप कुछ देर के बाद किल हो जाएगा, क्योंकि बाहर कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलेक्टिव होती है, वह वायरस को एंट्री करने नहीं देती, रोक देती है। वायरस में इतनी पावर भी नहीं होती कि वो इस वाल को तोड़ सके। तो जब ये लंग में पहुंचता है, फेफड़े में, तो फेफड़े की कोशिकाओं में रिसेप्टर होता है, और इस रिसेप्टर की सहायता से इसका आरएनए अंदर आ जाता है यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पर आरएनए आता है, वैसे ही अब हमारे न्यूक्लियस को, ये केंद्रक को ये पूछता है कि भाई डुप्लीकेशन यानी मल्टीप्लीकेशन कहाँ हो रहा होगा। तो आपको या नहीं पता होगा, अगर आप लोग साइंस नहीं जानते होंगे, जो जानते होंगे उनको पता होगा कि जो राइबोसोम्स होता है उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये राइबोसोम्स के पास जाता है और अपनी नंबर्स ऑफ कॉपी बनाता है। यानी अब हमारी जैसे ही ये आरएनए एंट्री कर गया, वैसे ही हमारी ही कोशिका
आरएनए के मल्टीप्लिकेशंस में बहुत तगड़ा नई नई आरएनए बनाने में या नए नए वायरस बनाने में मदद करती है। तो विद इन सेकेंड, विद इन आवर ये जो है नंबर्स ऑफ आरएनए बनाती है और फिर ये आरएनए बाहर निकलते हैं और लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है, किसी भी वायरस का जनरली 5 to 6 डेज होता है, तो कोरोना वायरस का भी इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 6 डे है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को आज वायरस से उसका संपर्क हुआ तो आज उसको कुछ पता नहीं चलेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं पता चलेगा, 5 से 6 दिन के बाद उसको कुछ उसका इफेक्ट पता चलेगा। ये जो ड्यूरेशंस है इसमें वायरस अपनी सही जगह पर जाता है शरीर के अंदर और फिर वो इन्फेक्शन शुरू करता है, इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका 5 से 6 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है। जैसे मान लो कोई कहे कि मुझे 20 तारीख को सिम्पटम दिखे, तो इसका मतलब उसे लगभग 14 से 15 तारीख को वायरस ने एंट्री किया होगा उसके शरीर में, या उसके शरीर में को वायरस ने टच किया होगा या वो किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में 14 से 15 तारीख को आया होगा। अब दूसरी बात यह है कि जब ये यहाँ आ जाता है और इसमें एंट्री करता है तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर के ग्रोथ करता है और अब ही ये बीमारी का मेन कारण बन जाता है। इस सेल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे फेफड़े की सारी कोशिकाओं में पहुँचता है और सारी कोशिकाओं को लगभग डिस्ट्रॉय करता है। केवल वो कोशिकाएं बच जाती हैं जिसके पास अपने इम्यून सिस्टम होते हैं, जिसके पास अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। वो अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? हमारे शरीर में कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं, ये एंटीबॉडीज़ हैं। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं। एंटीबॉडी वायरस से कैसे रक्षा करती है? तो एंटीबॉडी का कोई काम नहीं है। एंटीबॉडी क्या करती है कि ये पहचानती है वायरस को और वायरस और रिसेप्टर्स के बीच में आके अटैच हो जाती है। जहाँ जहाँ वायरस होते हैं, जैसे मान लो एक वायरस ये है तो इसके चारों तरफ एंटीबॉडी आके यहाँ से जुड़ जाती है। ऐसे चारों तरफ इसके एंटीबॉडी इकट्ठा हो जाती है और अब ये वायरस काम नहीं करता क्योंकि इससे चिपक जाती है। जब ये एंटीबॉडी आकर के इस वायरस से चिपक गई तो अब ये जो वायरस है, वायरस का आरएनए स्पाइक रिसेप्टर्स में नहीं जा सकता। इसके अब स्पाइक प्रोटीन जो है टूटने के बाद ये रिसेप्टर्स में नहीं जा करके ये यहीं पे रह जाता है और ये कुछ दिन के बाद स्वयं नष्ट हो जाता है। यानी जो हमारी एंटीबॉडी हैं वो क्या करती हैं? वो वायरस के चारों तरफ लग करके उनको रिसेप्टर से सेल में प्रवेश करने को रोक देती है। तो एंटीबॉडी बहुत ज़रूरी होती हैं। हाँ, एक बात मुझे बताना है कि एक वायरस के लिए एक एंटीबॉडी ही काम नहीं करती, एक वायरस के चारों तरफ नंबर्स ऑफ एंटीबॉडी इकट्ठा हो जाती है। इसलिए हमारे शरीर में जितना ज़्यादा एंटीबॉडी होगी उतना ही ज़्यादा जल्दी वायरस को और अधिकतम वायरस को किल कर दिया जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से बहुत खतरा है, वैक्सीन ना लगवाएं तो अच्छा है, वैक्सीन लगाने से फीवर आ जा रहा है या कोई और दिक्कत हो जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मैं पहले बताऊं कि वैक्सीन बनी क्या है, कैसे है और होती क्या है। एक्चुअली वैक्सीन जो होती है ना वो डेड वायरस ही होते हैं। वैक्सीन हमारे पास 2 वैक्सीन हैं, एक है एस्ट्राजेनेका वाली, एस्ट्राजेनेका हिंदी में लिखा आप लोगों को, हिंदी में एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, और एक है कोवैक्सीन भारत बायोटेक की। भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है और एस्ट्राजेनेका इंग्लैंड की है। ये है कोवैक्सीन। देखो, कोई भी वैक्सीन हो, दुनिया की कोई भी वैक्सीन हो, वो बनती कैसे है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? बस उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि नॉन वायरुलेंट वायरस
यानी जो वायरस बीमारी न उत्पन्न कर सकें, ऐसे वायरस को इकट्ठा करके जो है हम उसे लोगों के शरीर में डाल देते हैं, तो वो एक तरह की वैक्सीन का काम करते हैं। जो एस्ट्राजेनेका का है, इसमें इसी आरएनए वायरस का, इसी वायरस का आरएनए यूज किया गया है, वायरस का ही आरएनए यूज किया गया है। और भारत बायोटेक में तो वायरस ही किल करके रखा गया है। वायरस, मरे हुए वायरस को इकट्ठा किया गया है। एक्चुअल में जो वायरस अभी चल रहे हैं, इन वायरस को पहले आइसोलेट किया गया होगा। आइसोलेशन का काम हमारे यहाँ पे हुआ था पुणे में इसकी जो है एक वायरोलॉजी का हेड है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इसका कोरोना वायरस का आइसोलेशन हुआ था, है ना। और आइसोलेशन का मतलब कि किसी सैंपल से उसे अलग किया गया और फिर आइसोलेशन के बाद उसे जो है ना कल्चर किया गया होगा। कल्चर का मतलब कि ग्रोथ किया गया, जैसे एक वायरस को नंबर ऑफ वायरस में बदल दिया गया, इसे कहते हैं कल्चर। कल्चर करने के लिए इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और ये कल्चर हो जाता है। यानी नंबर ऑफ वायरस बनाया, फिर इसमें केमिकल डाल करके इसे किल कर दिया गया। क्या किया गया? किल करने का मतलब क्या हुआ? जो इस वायरस का आरएनए था उसमें चेंज कर दिया गया। ये आरएनए अब जो है इसमें कोई केमिकल डाल दिया गया तो ये आरएनए के ऊपर चारों तरफ लग गया और ये अब आरएनए वैसा आरएनए नहीं रह गया जैसा कि होना चाहिए था, यानी अब ये डेड हो गया। अब इसमें कुछ एंटीबॉडी बनाने वाली जो है मेडिसिन डाला गया, खासकर वो एल्यूमिनियम बेस्ड मेडिसिन होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, इसी में वो मिला दिया गया, जिससे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बनाने की क्षमता कम है तो भी वहाँ पर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बनाए और इस तरह से ये वैक्सीन तैयार हो गई। ये वैक्सीन जो है ना, ये भारत बायोटेक वाली है, कोवैक्सीन, और इसे उठा करके लोगों को इंजेक्ट कर दिया गया। वायरस एज इट इज है, तो जैसे ही हमारी शरीर इसे देखती है तो ये इसको पढ़ती है और इसको मारने के लिए इसके जैसे जो ये रिसेप्टर्स हैं, इसमें जो एंटीबॉडी सेट हो जाए उस एंटीबॉडी को बनाना शुरू करती है। तो जैसे ही हम इसको डालते हैं वैसे हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है कुछ दिन के बाद, 8 से 10 दिन के बाद। अब लोग कहते हैं एक वैक्सीन से काम चलेगा कि नहीं चलेगा। एक वैक्सीन से काम इसलिए नहीं चलेगा, एक वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन ये वायरस बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है, यानी बहुत ही जल्दी रेप्लिकेट करता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो एक वैक्सीन से अगर मान लो हमारे शरीर में मान लो थोड़ी सी एंटीबॉडी बन गई तो वायरस एंट्री करने के बाद वो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है, तो इतनी जो एंटीबॉडी है वो सफिशिएंट नहीं होती है, इसीलिए हमें इसका दूसरा डोज लेना पड़ रहा है। दूसरा डोज लेने पर जो हमारी एंटीबॉडी है उसमें 5 से 7 गुना जो है एक्सेस एंटीबॉडी बन जाती है, तब वो जो है वायरस को किल करने में 80% वायरस को किल करने में वो होती है, कंप्लीट होती है। तो ये था। अब लोग कहते हैं कि भाई बुखार आ जा रहा है, तो इसको लेने पर जब आप एंटीबॉडी लेंगे तो जैसे ही आपके शरीर में ये वायरस, डेड वायरस जाएगा, आपकी शरीर एक्टिव हो जाएगी, आपकी सेल्स जो है ना वर्क फंक्शन में आ जाएंगी और तेज़ी से एंटीबॉडी बनाने लगेंगी, और उस समय वो जब वर्क करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट करेंगी, और वो एनर्जी जो रिलीज करती हैं वो एनर्जी आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए अब फीवर आ जाता है। और कुछ ही देर के बाद आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट रिस्पांस करता है और आपके टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है। तो ये जो फीवर आता है वो 1 से 2 घंटे 4 घंटे, मुश्किल से कोई वीक बहुत है तो 4-5 घंटे रहता है। इसमें सिंपल पैरासीटामॉल लेने पर ये फीवर अपने आप सही हो जाता है और किसी प्रकार का कोई भी इसमें जो है वो नहीं है कि जो है कोई इसमें लेने से नुकसान है। केवल उन लोगों को नुकसान है जो एलर्जिकल हैं, वो भी अगर दवा खा रहे हैं एलर्जी की तो ये ले सकते हैं।
एलर्जिकल लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी डेडली वायरस है, तो एलर्जी अगर रिस्पायरेशंस में है तब वहाँ पर उसको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए भी अगर आप दवा रेगुलर खा रहे हैं एलर्जी की, रिस्पायरेटरी एलर्जी है, तो अगर आप रेगुलर दवा खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम ब्लड क्लॉटिंग एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट खाते हैं, यानी रक्त को जमने से रोकने के लिए खाते हैं, इसलिए हम नहीं बना ले, ये सब गलत बात है। इसमें कुछ नहीं है, ये क्लॉट नहीं करता। कोविशील्ड को लोग कह रहे हैं क्लॉट करता है, कभी इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा केस नहीं आया है। क्लॉटिंग उन्हीं में हो रही है जो पहले से कोई न कोई दवा खा रहे हों, या कोई उनके पास कोई पहले से कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत तगड़ी है जो एलर्जिकल टाइप के हैं। इन लोगों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। 99% लोगों में कोई भी दिक्कत नहीं है। वैक्सीन लगवाने के लिए आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लेंगे तो वायरस से, कोरोना वायरस से आप कैसे बच पाएंगे, इसमें मैंने बता दिया है। शेष अगली वीडियो में कभी